हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस। मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं लेकर आई हूं एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज लिस्ट। आई नो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दिस, और कई सारे बच्चों के लगातार डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दो, सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दो ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एग्जाम में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए ना, जिसकी मैं पूरी लिस्ट लेकर आई हूं, तो समझ जाओ कि उसके बाहर शायद ही कोई एक या दो क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी सब कुछ इसी के अंदर से आएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा। कम टाइम में कैसे ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है, कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, उसकी ट्रिक भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी इस सेशन के अंदर। तो इस सेशन को पूरा देखना पड़ेगा तुम्हें, शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो सारे चैप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई भी टॉपिक को मिस नहीं किया जा सकता है, कुछ टॉपिक्स को मिस किया जा सकता है। तो जिसको मिस कर सकते हैं, जिसको मिस नहीं कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं। अब तुम्हारे सामने समझ लो कि ये एक बोनांजा है कि इसको बस लूट लो। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एंड टाइम पर जब कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो फेस्टिव ऑफर्स आ जाते हैं, 50% का सेल चल रहा है, फ्लैट 80% ऑफ, ऐसे करके अब यहीं पर समझ लो फ्लैट 50% टू 60% ऑफ हो जाता है तुम्हारे सिलेबस में। अगर तुम जितने मैं लेकर आई हूं ना उतना कर लिया, बस बायोलॉजी की टेंशन खत्म। उतने क्वेश्चंस कर लो जितने क्वेश्चंस लेकर आई हूं, बस उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब हटाओ, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, और फटाफट से मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि कैसे कैसे सारा तुम लोगों को आगे बढ़ना है। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड में क्या ही है यार, कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9। क्या तुम्हें पढ़ना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफिकेशन हो रही है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रही है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, और हाँ तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना कुछ क्लासिफिकेशन अबाउट मैंगो, है ना, ह्यूमंस, उसके बाद बीज, राइट, उसके बाद वीट, ये सब का जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना। क्या पता उसमें से कुछ आ जाए, और क्या पता नहीं, आना ही आना है। अगर इस चैप्टर से कुछ आ सकता है तो पूरी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आ सकती है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की जो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये चैप्टर जितना तुम्हें बड़ा लगता है उतना बड़ा एक्चुअल में है नहीं। तुम्हारे इस चैप्टर में कितने किंगडम्स कवर हो रहे हैं? सबसे पहले मोनेरा कवर हो रहा है, बैक्टीरिया के बारे में सलाइन फीचर्स पढ़ लेना। उसके बाद क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूग्लिनाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे स्टार्टिंग में जो तुम डायटम्स के बारे में पढ़ते हो ना, कि उसके वजह से डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद गोनियोलेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि रेड टाइड कैसे कॉज हो रही है, बस इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, वायरस, वायरस और प्रियॉन्स के बीच में सटीक डिफरेंस अगर तुम्हें आ गया तो समझ लो भैया कि इस चैप्टर में से सारी ही चीजें तुमने कवर कर ली है। वायरस, वायरस, प्रियॉन्स, उसके बाद जितने भी मैंने बाकी के तुम लोग को बताया। अच्छा हाँ, फंजाई, फंजाई को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फंजाई के कुछ टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम है ना, तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता दूं, जिसको बिल्कुल स्किप ही नहीं करना है, वो है एल्गी। एल्गी की पूरी क्लासिफिकेशन, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, पूरी क्लासिफिकेशन, पूरा लिस्ट दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में शुरुआत में ही, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब उसे पढ़ने के बाद जब शुरुआत हम करेंगे एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स की, तो उसके तुम्हें सलाइन फीचर्स पढ़ने, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, साइकस स्पाइनस के बीच का डिफरेंस पढ़ना है, एंड ब्रायोफाइट को हम क्यों एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा। अच्छा हाँ,
तुम्हें मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन वाला चैप्टर तुम लोगों को दे रखा है। सेशन जाके देख लो यार, कोई देख ही नहीं रहा उसे। अगर उसमें से भी तुम सेशंस को पूरा अटेंड कर लोगे ना, पूरा लेक्चर अटेंड कर लोगे, तो तुम्हारे ये दोनों चैप्टर की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अगला चैप्टर भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, लेकिन जब तक नहीं आ रहा तब तक इसमें से काम चला लो। काम क्या चलाना है, पूरा का पूरा तुम्हारा इसी में से आना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लेना मन करे तो, या फिर मार्क कर लेना बुक में फटाफट से। उसमें क्या है यार, पेंसिल लो, एनसीईआरटी उठाओ, एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चंस मार्क करो, फटाफट आगे चलो। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14। अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या है एनिमल किंगडम जैसे बड़े से चैप्टर को टैकल करने का। एक बढ़िया से लिस्ट बनाओ, ठीक है, लिस्ट बनाओ तुम पोरीफेरा से लेकर लास्ट कोर्डेटा तक की। अब उस लिस्ट में ना तुम हर एक फाइलम के आगे उसके यूनिक फीचर्स लिख दो। हर एक फाइलम के आगे लिख दो कि किसमें कौन सी चीज ऐसी पाई जा रही है जो बाकी के किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत यूनिक है हर एक फाइलम में। किसी में अगर नेफ्रीडिया पाया जा रहा है तो किसी में मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स है। तो इस तरीके से तुम चाहो तो सेग्रीगेट कर सकते हो। फिर बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। सेम काम करना है तुम्हें, जैसे पूरी तरह से कॉर्डेटा तक मैंने कॉलम बनाने को कहा, वैसे ही तुम सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक कॉलम बना लो और उसके आगे लिख लो कि ये कौन कौन से फाइलम में पाया जाएगा, इसकी बेसिस किस में पाई जाएगी। उसके अलावा बस तुम्हें 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर इतना क्वेश्चन भी कर लिया तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने के बाद। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही प्यारा चुम्मेश्वरी चैप्टर है ये। इसमें से तो मैं वन शॉट भी तुम लोगों को इतना प्यारा ऑलरेडी दे चुकी हूँ। वन शॉट की लिंक मैं डाल दूंगी हर एक चैप्टर की, जिस चैप्टर की यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जो चैप्टर यहाँ पर है और जिसका वन शॉट अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो सारे वन शॉट्स भी देख लेना अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए तो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 9 अगर कर लोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में रूट, स्टेम और लीव्स की मॉर्फोलॉजी एक ओवरऑल देख लेना। फ्लावर का लास्ट में, अच्छा हाँ एक और चीज, सोलनेसी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, टेक्निकल जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझ लेना। वो तो तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, उसका तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। सोलनेसी तो तुम्हें करना ही करना है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। भाई साहब इससे अच्छा चैप्टर मैंने नहीं देखा पूरे क्लास 11th के सिलेबस में, देखा ही नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 ये मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि इतना तो करना ही करना है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम पोर्शंस तुम्हारे कवर हो जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है यार, रूट, स्टेम और लीव्स इसी में से आएगा ना, इसी में से तो आएगा, जितना भी आएगा इसी में से आएगा। रूट में डाइकॉट मोनोकॉट, स्टेम में डाइकॉट मोनोकॉट, लीफ में डाइकॉट मोनोकॉट। मेजर डिफरेंसेस सिर्फ तुम लोगों को इन दोनों के बीच में याद रखने हैं, डाइकॉट मोनोकॉट, मेजर डिफरेंसेस, इतना याद रखना है बस इतना कर लोगे हो जाएगा तुम्हारा काम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। भैया तुम्हारे पूरे सिलेबस में पूरा ये चैप्टर का सिलेबस ही कट डाउन कर दिया गया है। सिर्फ एक ही चीज है, टर करने वाला मेंढक। तो मेंढक की पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ लेना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना। मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बिडर्स कैनाल किसमें पाया जाता है और उसका स्पर्म का जो पाथवे है वो कहां से कहां तक है, ये छोटी मोटी चीजें पढ़ लोगे ना इन दोनों क्वेश्चन के अलावा, तो तुम्हारा ये चैप्टर टैकल हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर क्या है ना कि हर एक सेल ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 होगा यहाँ पर और 14 तुम लोगों ने कर लिया,
तो तुम समझ जाओ कि मेजर टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, वो तुम्हारा कवर हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुम्हारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सिंगर निकलसन का दिया हुआ। उसके बाद राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स, उसका सब यूनिट, सिल्वर कांस्टेंट और ये सब पढ़ लेना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं। अगर ये सारी चीजें तुम लोगों ने छोटी मोटी चीजें कवर कर ली तो भैया अब इतना निश्चिंत हो जाओगे ना, तुम अंदर से तुम्हें लगेगा कि अपुनिच भगवान है। चलो नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन 2, 5, 7, 10, 11 कर लेना। ज्यादातर तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में प्रोटीन्स और एंजाइम के क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए, यानी कि कहीं ना कहीं हिंट है कि प्रोटीन को पूरा का पूरा कवर करना ही पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड के बारे में बेसिक चीजें कि ग्लिसराइड्स क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये अगर ओवरऑल देख लोगे तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स डन है। नेक्स्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस चैप्टर में से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16। अगर इतना कर लिया, तुम्हें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत डीप थॉरली एनालिसिस की है इस चैप्टर की, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर्ड है, तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। भाई वाह, क्या ही इसका वन शॉट दिया था मैंने, लाजवाब सा। और क्या ही मैं तुम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस इसके समझा चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। देख लेना, वाईटी पर सर्च करके बहुत सारा कुछ मिल जाएगा तुम्हें। 2, 3, 4, 5, 9 क्वेश्चन कर लो और सब कुछ डन है। रिएक्शन सेंटर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल फेज, बायोसिंथेटिक फेज। बढ़िया बढ़िया से प्यारे प्यारे लाजवाब क्वेश्चन है इसको इस चैप्टर के अंदर, कर लोगे तुम्हारा पूरा फोटोसिंथेसिस डन हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11। अगर ये कर लिया तो समझो कुछ बचा ही नहीं है। रेस्पिरेशन में ना अगर कहीं से कुछ सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पूछा जाएगा तुमसे और पूरा का पूरा पूछा जाएगा, वो साइकिल तो तुम्हें याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 1, 3, 5, 8, 10। अगर इतने क्वेश्चंस हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गिनती के तुम्हारे 5 हार्मोन्स हैं प्लांट के, पांचों का तुम्हें बढ़िया से फंक्शन, प्लांट हार्मोन्स और इसके फंक्शंस तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जैसे कि ऑक्सिन, उसमें नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, उनके नाम याद कर लेना फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्कर के लिए तुम्हें सिर्फ फंक्शन ही याद करने होंगे। मुझे नहीं लगता 3 मार्कर या 5 मार्कर पे इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है ना बेटा, जिसमें सबसे आसानी से तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो तुम्हें मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का समझना है। उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे कम होता है, कहाँ बढ़ता है और किस कंडीशन पे पड़ता है। अगर मान लो ब्लड वेसल के अंदर पीएच कम है या ज्यादा है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से चेंज होगा, इसका अगर पूरा मैकेनिज्म समझ लिया इन क्वेश्चंस को करते हुए तो ये चैप्टर तुम्हारा डन है। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये सारे क्वेश्चंस के अंदर ही सब कुछ, सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे और कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां जहां पर भी तुम्हें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर दिखेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ कर डालना। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीटी में, डीसीटी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कहां कहां पर किस चीज का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा
और कौन सी चीज रिलीज ज्यादा होगी ये तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 8, 9 और 10। ये अगर कर लिया तो तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर्ड है उसी में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे हैं जिसमें लिस्ट दी गई है कि ये पर्टिकुलर जॉइंट्स के एग्जाम्पल बताओ या फिर इन पर्टिकुलर जगहों पे कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं वो बताओ। तो ये अगर कंप्लीट हो गया ना तो फिर क्या ही बचा। मसल के बारे में अगर हम बात करें तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे ये जॉइंट्स वाले क्वेश्चन, बस इतना ही करना है, हो गया तुम्हारा काम। नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 10। एक्शन पोटेंशियल, बस इसके चारों तरफ जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन और कंडक्शन कैसे होगा, ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे, चाहे 2 मार्क 1 मार्कर में तो खैर नहीं आ सकता ये, 1 मार्कर में एक्सॉन और डेंड्रॉन से रिलेटेड आएगा, मतलब कि तुम्हारा साइनैप्स से रिलेटेड आ सकता है, तुम्हारे न्यूरॉन से रिलेटेड आ सकता है, लेकिन मैकेनिज्म से शायद नहीं आएगा। मैकेनिज्म से तुम्हारा आएगा 3 मार्कर क्वेश्चन में, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 3 मार्कर में ही है, सेक्शन सी में। तो वहां पर तुम्हें पॉइंट वाइज सारी चीजें कैसे लिखनी है ये तुमको इस क्वेश्चन के हिंट में समझ में आ जाएगा सारी चीजें, और अगर तुमने वाईटी पे वन शॉट भी देखा होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लास्ट चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स इन क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस, और इस चैप्टर से कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है मैं बता नहीं सकती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में तो भैया बहुत डिटेल में पढ़ लेना तुम लोग। उसके अलावा सारे के सारे ग्लैंड्स के हार्मोन के नाम कम से कम पढ़ लेना। इंसुलिन और ग्लूकागन में कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है, यानी जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है तो इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, और जब बहुत ज्यादा कम होने लगेगा ब्लड में शुगर तो सीधा ग्लूकागन एक्टिवेट हो जाएगा, इंसुलिन सप्रेस हो जाएगा। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ना, अगर इसके बारे में पढ़ लिया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर इस चैप्टर से तुम सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। आई नो तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, दिमागी हालत थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है, क्वेश्चंस क्या आएंगे, कैसा एग्जाम होगा नहीं होगा, 12th में जा पाओगे नहीं जा पाओगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रहे होंगे, आई नो दैट। बट अगर ये सेशन तुम लोगों ने अभी तक देख लिया है और एनसीईआरटी में इन सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है, और अब इस सेशन के बाद तुम हर एक चैप्टर से उन मार्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हो, तो मेरी गारंटी है तुम लिख कर ले लो, तुम बायोलॉजी के एग्जाम को देने के बाद जब बाहर निकलोगे ना हॉल से तो यू विल थैंक मी कि थैंक गॉड ये वाला सेशन देख लिया था मैम का और उसी में से सारे क्वेश्चंस आए। ट्रस्ट मी, इतना ही होने वाला है, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर गिविंग योर बायोलॉजी एग्जाम। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी टीम तुम्हारे साथ है, पूरा का पूरा सपोर्ट, ब्लेसिंग, सब कुछ तुम्हारे साथ है। डोंट बी अफ्रेड, बस ये सारे क्वेश्चंस कर लो एंड बिल्कुल मचा दो, फोड़ दो, तबाही मचा दो। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम लोग जल्दी नए सेशन में और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतने क्वेश्चंस करने बैठ जाओ, मिलते हैं बाद में। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।